हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक का चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 10 सेकेंड बुक का चैप्टर 1 नाम है इसका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एरीन्स में और एल्केन हेलो एल्केन्स में ये एंड पार्ट लगाना भूल गए एडिटर साहब, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो याद है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस हेलो एल्केन या किस हेलो एरीन पे किस तरीके की हाइब्रिडेशन होती है, बस इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में #02 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ऐसे ही करते करते फिजिकल, केमिकल, ETC क्वेश्चंस, कन्वर्जन, रीजनिंग, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, आप देख रहे हैं इसके अंदर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में हेलो जो पार्ट है ये इसके अंदर दोनों के अंदर है, फिर है एल्केन और एरीन, मतलब इसके अंदर 3 पार्ट है। हेलो एक पार्ट हो गया, एल्केन अलग हो गया, एरीन अलग, यही तीनों हम यहां पे पढ़ेंगे पहले पेज पे कि हेलो क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, एरीन्स क्या होते हैं। तो हेलो होते हैं आपके हैलोजन्स जो 17th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 17th ग्रुप एलिमेंट का नाम होता है हैलोजन। पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप का नाम है हैलोजन, पूरे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्लियर? पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स, साइज, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक होता है एस्टेटीन। एस्टेटीन जो होता है ये आपका हैलोजन है, लेकिन इसको हम पढ़ते नहीं है हैलोजन्स के अंदर। रीजन ये क्योंकि एस्टेटीन जो होता है वो होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है जी? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई एसिटीन, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के बारे में दुनिया जानती है। फ्लोरीन पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन के इसीलिए कंपाउंड्स बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हैलोजन्स में इसको तो हम ज्यादा यूज ही नहीं करते, और आयोडीन के भी कम पाए जाते हैं। रीजन ये क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। साइज बहुत बड़ा होने के कारण इसको एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होता है। जहां भी जाएगा बड़ा है, अगल बगल में रिपल्शन लाता है, अगल बगल में रिपल्शन लाएगा। रिपल्शन लाने से वो क्या करता है, अपने ही कंपाउंड में अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देता है। अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते ही कंपाउंड हो जाता है बेकार, जो फॉर्म ही नहीं होता। उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है नेचर के अंदर। इसलिए आयोडीन के कंपाउंड भी बहुत कम पाए जाते हैं, या फिर जहां पे बहुत ज्यादा आयोडीन लगे हैं वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। या आपने S ब्लॉक, P ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। क्लियर? तो इसके अंदर देखते हैं पहले साइज। ऊपर से नीचे तक जो साइज होता है वो इसका इंक्रीज करता है, मतलब आयोडीन सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए एक स्केल है, उसे कहते हैं रिक्टर स्केल, नहीं उसे कहते हैं पॉलिंग स्केल। क्या कहते हैं? पॉलिंग स्केल। रिक्टर स्केल होता है बेसिकली अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, मतलब हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्केल है। मेरी हाइट है, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। मेरे शरीर का एक वजन है, आपके शरीर का एक वजन है, उसको मेजर करने के लिए अलग स्केल है। हर चीज को मेजर करने के लिए बेसिकली एक स्केल है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की अगर आपको मेजर करनी है तो उस स्केल का नाम है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल से आप उसको मेजर कर सकते हैं कि इस फलाना एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उस फलाना एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। क्लियर? वैसे तो अभी आपको मेमोराइज ही रखना है, अपनी मसल मेमोरी के अंदर इसको मेमोराइज करके ही रखना है। दूसरा है आपका एल्केन्स। क्या? एल्केन्स। एल्केन्स होते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक जैसे CH3
CH3 इथेन हो गया, CH3 CH2 CH3 ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। CH3 ये हो गया 2 मिथाइल, मतलब IUPAC तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन यहां मैं ऐसे ही नॉर्मल लिख दे रहा हूं। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एल्केन्स ये होते हैं। एल्केन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। CnH2n+2 को जो ओबे करते हैं उस फॉर्मूले को एल्केन्स। एरीन्स या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। बेसिकली बेंजीन आपको 2 ही 3 याद रखने हैं। वैसे आपको पता होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, हकल्स रूल उसको बताता है। हकल रूल के 3-4 पॉइंट्स है। अगर कोई भी कंपाउंड उस पॉइंट्स को ओबे कर लेता है मतलब वो कंपाउंड इज एरोमेटिक, वरना वो एरोमेटिक नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जो आपको फ्यूचर में हायर स्टडीज जब करोगे तब आपको पढ़ना है। यहां हम बात करते हैं बस एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये है आपका बेंजीन। बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फेरेंथ्रीन, बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बस इतना ही अभी देखना है, नैप्थलीन। तो हैलोजन आपको पता है क्या हो गए, एल्केन्स आपको पता है, एरीन्स आपको पता है क्या हो गए। तो इन दोनों, ये सारा बेसिकली यही है। अब बढ़ते हैं हम आगे। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या है, ये देखते हैं। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो हेलो एल्केन्स बेसिकली क्या है, अगर कोई भी हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसी भी एल्केन से, कोई भी हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली लिंक है किससे, किसी भी एल्केन, तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, पढ़ लीजिए। व्हेन एनी हैलोजन डायरेक्टली लिंक्ड विद एल्केन्स कॉल्ड हेलो एल्केन। जैसे CH3 ये एल्केन है, यहाँ पे Cl लग गया तो डायरेक्टली लगा हुआ है इससे, भाई देखो ये इससे डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये किस कैटेगरी में आया? हेलो एल्केन। CH3 CH2 Br, ये Br है, हैलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है इससे एल्केन से, तो ये किस कैटेगरी में आया? हेलो एल्केन्स। ये CH3 है, CH3 CH2 CH2 I CH, ये जो आयोडीन है ये डायरेक्टली लगा हुआ है इससे, तो ये भी क्या है? हेलो एल्केन। मतलब कोई भी हैलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है किसी भी एल्केन से या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, उसे आप बोलते हो क्या? हेलो एल्केन। हेलो एरीन्स क्या होते हैं? जब कोई भी हैलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है किसी भी एरीन से, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से, तो उसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। जैसे बेंजीन के ऊपर लगा है Cl, ये क्लोरो बेंजीन है, वैसे क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ये क्या है आपका? हेलो एरीन। बेंजीन पे 2 लगे हैं, सब एक Cl लगा एक Br लगा है, ये भी क्या है? यही है। नैप्थलीन पे लगा देते हैं, मतलब डायरेक्टली लगा होना चाहिए, डायरेक्टली सपोज यहां लगा है तो इसे भी क्या बोलेंगे? डायरेक्टली लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। अगर एक मैं कंपाउंड की बात करूं, मेरे पास ये कंपाउंड है CH2, ये बेंजीन है, और ये लगा है हमारे पास Cl, तो ये किस कैटेगरी में आता है? ये आया इसके अंदर, ये आया इसके अंदर। तो हैलोजन एल्केन से डायरेक्ट लगा है, इससे नहीं लगा हुआ, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? हेलो एल्केन की कैटेगरी में। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि फलाना फलाना कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। डायरेक्टली लगा हुआ है, डायरेक्टली, तो हेलो एरीन के साथ, बेंजीन के साथ लगा हुआ है, एरोमेटिक के साथ लगा हुआ है, तो उसे बोलेंगे हेलो एरीन। कोई भी हैलोजन अगर एल्केन के साथ लगा हुआ है तो हेलो एल्केन। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। 4 तरीके के आपके पास हैलाइड्स पाए जाते हैं। एक होता है मिथाइल हैलाइड, जिसको हम 0 डिग्री भी कहते हैं। दूसरा होता है प्राइमरी हैलाइड, इसको हम 0 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं, 0 डिग्री, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री हैलाइड। देखिए मिथाइल हैलाइड क्या होता है?
पहले एक्स को याद रखिए, जो एक्स है ना आपका हैलोजन से डिनोट होता है। एक्स जो है, एक्स इज हैलोजन, एक्स इज 17th ग्रुप एलिमेंट या फिर हैलोजन होता है। 17th ग्रुप एलिमेंट या फिर हैलोजन को एक्स बोला जाता है। क्लियर? देखिए ये है सी, इसके पास एक एच, दूसरा एच, तीसरा एच। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, जो एक बॉन्ड होगा वो क्या है आपका एक्स, तो इसे क्या बोलेंगे हम? मिथाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल हैलाइड। क्या? मिथाइल। मतलब जिस कार्बन पे आपका हैलोजन लगा है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसकी 3 वैलेंसी क्या होनी चाहिए? एस, तो उसे बोलेंगे आप क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल हैलाइड। अब प्राइमरी हैलाइड क्या होता है? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसकी 3 वैलेंसी और है, उन 3 में से एक कार्बन क्या होगा? एक बॉन्ड जो होगा या फिर एक वैलेंसी होगी वो क्या होगी? कार्बन की चेन। जैसे जिस कार्बन से आपका हैलोजन लगा है वो एक साइड से कार्बन की चेन, आर इज एल्काइल चेन, आर इज एल्काइल चेन, एल्काइल चेन, आर इज एल्काइल चेन। आर होता है आपका एल्काइल चेन। क्या होता है? एल्काइल। और बाकी के 2 क्या होंगे? एच, तो उसे बोलेंगे हम प्राइमरी हैलाइड। क्लियर? सेकेंडरी क्या होता है? जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से घिरा हुआ है, और तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी हैलाइड। अब ये इसके नंबर ऑफ कार्बन और इसके नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये CH3 हो गया, ये C, ये CH2 CH3 हो गया, ये आपका Cl लगा है, ये Cl है, यहाँ पे H। तो देख रहे हैं जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है वो 2 साइड से कार्बन की चेन से घिरे हुए हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आया? आपका सेकेंडरी हैलाइड की। टर्शरी, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो तीनों साइड से कार्बन की चेन से। अब ये तीनों साइड से कार्बन की चेन है वो अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी। जैसे ये बस कार्बन होना चाहिए, सेम है, ये डिफरेंट है नंबर ऑफ कार्बन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? टर्शरी हैलाइड की कैटेगरी में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को आप पहचान लेंगे बहुत इजीली। अगर किसी भी कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है और उस कार्बन पे कोई भी कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन होगा ऑब्वियस है, तो वो आएगा आपका मिथाइल हैलाइड की कैटेगरी, जिसको 0 डिग्री। जिस कार्बन पे हैलोजन है वो एक साइड से कार्बन की चेन में है जुड़ा हुआ, और बाकी के दोनों जो हाइड्रोजन तो वो प्राइमरी। 2 साइड से लगे हैं तो टर्शरी, तीनों साइड से लगे हैं तो और सेकेंडरी, और 2 साइड से लगे हैं तो सेकेंडरी, 3 साइड से लगे हैं तो टर्शरी हेलो एल्केन्स या हैलाइड्स आते हैं। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कंपाउंड्स में ना, हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड में आपको हाइब्रिडेशन निकालनी आनी चाहिए। शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा हाइब्रिडेशन, देखिएगा अच्छे से। पहले एक टेबल बनाते हैं इसका। एक वर्ड है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ना बेटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। किसमें? 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। पहला देखो, इलेक्ट्रॉन के जोड़े। अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा बना दिया है तो लोन पेयर भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का एक दूसरा जोड़ा बना दिया जाए तो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। क्या? बॉन्ड पेयर। लेकिन लोन पेयर कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग होंगे। मतलब डिफाइन द टर्म अगर बोलूं मैं लोन पेयर तो क्या होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर। और फिर बॉन्ड पेयर क्या होंगे भाई? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट? बॉन्ड पेयर। क्या? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी 2 एलिमेंट के बीच में फंसे हुए हैं तो वो होगा बॉन्ड पेयर। किसी भी एलिमेंट पे 2 आवारा इलेक्ट्रॉन है, 2 आवारा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होंगे? लोन पेयर। क्योंकि वो तो भाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, वो इधर उधर घूम रहे हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कोई रिलेशन नहीं है, ना माँ की बात मानता है ना बाप की बात मानता है, तो रिएक्टिव भी होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर समझ लीजिए, लोन पेयर रिएक्टिव होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जहां पे लोन पेयर आया रिएक्टिविटी बन जाती है भाई, क्योंकि लोन पेयर होते हैं आवारा। कोई माँ बाप का उस पर काबू नहीं है, आवारा है वो। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका Bp प्लस Lp। बी इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडेशन की आपके वो बताता हूं मैं, ट्रिक बताता हूं। लोन पेयर तो एक ही तरीके के होते हैं, बॉन्ड पेयर 2 तरीके के होते हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई। देखिए जैसे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। अगर 2 एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 एलिमेंट के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। 2 एलिमेंट के बीच में 3 बॉन्ड है तो ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई और बीच वाला सिग्मा। बीच वाला सिग्मा बॉन्ड कौन सा? बीच वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? बीच वाला सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है किससे? देन पाई। ये कौन थ्योरी बताती है? पूरी की पूरी इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है भाई 11th की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सारी चीजें बताई। 2 एलिमेंट के बीच में एक बॉन्ड है तो सिग्मा, 2 एलिमेंट के बीच में 2 बॉन्ड है तो सिग्मा पाई, 2 एलिमेंट के बीच में 3 बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा, 2 एलिमेंट के बीच में 4 बॉन्ड कभी बन ही नहीं सकते। इसका आंसर बताइएगा क्यों होता है? 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा। अगर आपको नहीं पता होगा या फिर क्वेश्चन पूछना होगा तो क्वेश्चन पूछिएगा, या फिर आता होगा तो जरूर बताइएगा। क्लियर? तो इसको लिख लीजिएगा। क्लियर? और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है किससे? पाई से। ये भी हमारा वैलेंस बॉन्ड बताता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की वो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है, सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड होती है और उसमें होती है साइडवेज। साइडवेज में बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग है, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो कम होता है, और सिग्मा में क्या होता है? ज्यादा। इसलिए सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। क्लियर? देखिए, अगर लोन पेयर, अच्छा जो हम यहाँ बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं वो बॉन्ड पेयर हमेशा कौन सा होगा? सिग्मा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बीपी प्लस एलपी, और बीपी कौन सा? सिग्मा हमेशा। अगर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 2 आया तो उसकी हाइब्रिडेशन होगी एसपी। 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, फिर sp3d1, sp3d2, sp3d3। इस तरीके से है भाई, ये इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से इनकी हाइब्रिडेशन है। बस आपको कॉम्बिनेशन पहचानना है। क्या पहचानना है? कॉम्बिनेशन। अब मैं इसके क्वेश्चंस यहां कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? इसको मैं हटा देता हूं, इस वाले पोर्शन को। देखिए, जैसे सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है C, कोई सा भी कंपाउंड ले लेता हूं। ये है H, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है। अब देखिए इसके अंदर सिग्मा पाई कौन कौन से है भाई, वो चेक कर लेते हैं। 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी सिग्मा 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 सिग्मा। 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड है, एक पाई और एक सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं भाई। इसने भी 4 4 4 4 4, हर ने 4 4 बना रखे हैं। मतलब किसी पे भी लोन पेयर की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके बिजी हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। लोन पेयर का पत्ता कट गया, लोन पेयर का पत्ता कट गया। अब बॉन्ड पेयर में 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके लिए इस कार्बन की बात कर रहे हैं। 1 सिग्मा 2 3 4, तो इसकी क्या होगी हाइब्रिडेशन? 4 के लिए होती है sp3। क्या होगी? sp3। सेम इस कार्बन पे सिग्मा 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 सिग्मा, तो इस कार्बन की भी क्या होगी? कार्बन की कह रहा हूं मैं, कार्बन की sp3। इस कार्बन की देखिए फिर से 1 2 3 4 sp3। इस वाले के देखिए 1 2 और 3, ये 3 ही है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये तो पाई है, तो इसकी क्या होगी? sp2। क्या होगी? sp2। देखिए 3 के लिए क्या होती है? sp2। इस कार्बन की देखिए 1 2 3 4, तो फिर से इसकी क्या होगी? sp3। इसके लिए देखिए 1 2 3 4 sp3। क्लियर? तो आप किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैलकुलेट करके उसका हाइब्रिडेशन पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भाई। स्ट्रक्चर नहीं पता तब तो परेशानी है। लोन पेयर्स आपको देखने पड़ेंगे, और ये तो आपने 11th क्लास में चैप्टर 4 में पढ़ लिया होगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, VSEPR थ्योरी, ये सब आपने पढ़ लिया होगा।
तब तो बहुत इजी है, और ऑर्गेनिक तो बहुत इजी होती ही है। बस कनेक्ट रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक दिन छोड़ के लेके आऊंगा पूरी की पूरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, पूरा का पूरा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे और बहुत इजी तरीके से। बस आपको क्या काम करना है, 11th के थोड़े नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसको दिमाग में छाप लीजिएगा। मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक रूल्स को आप थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। सारा मैं कराऊंगा, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, और रिवाइज करेंगे तो आपका ही अच्छा होगा और समझ आएगा आपको। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, उसके लिए करिएगा, निकालिएगा उसकी हाइब्रिडेशन, हर कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालिएगा। ये कंपाउंड है, हर कार्बन की हाइब्रिडेशन, ये सिग्मा 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 सिग्मा, बस पाई हर जगह सिग्मा है। इन दोनों के बीच में 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई। क्लियर? इजीली पहचानिएगा इस तरीके से। और कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक पूछिए। हमारे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और इसको फैलाइए कि हम अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।